हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी मटेरियल। दिस इज़ आरती एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड। सो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि ट्रांसपोर्टेशन मोड का रोल क्या है सप्लाई चेन के अंदर। तो ट्रांसपोर्टेशन रोल का हमने देखा कि सप्लाई चेन के अंदर मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि विदाउट ट्रांसपोर्टेशन के हमारी जो गुड सप्लाई चेन है वो वर्क ही नहीं कर सकती, क्योंकि गुड्स को डिलीवर करना, सर्विसेज को डिलीवर करना वो ट्रांसपोर्टेशन मोड के थ्रू ही पॉसिबल है। सो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मेन रोल प्ले करता है सप्लाई चेन के अंदर। और हमने प्रीवियस वीडियो के जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो कंपनी है उसे कौन सा मोड सिलेक्ट करना चाहिए। वाटर ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट करना चाहिए, एयर ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट करना चाहिए या लैंड ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट करना चाहिए, और कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें वो मोड सिलेक्ट करना चाहिए कंपनी को। आज की वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड। सो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन सिलेक्शन डिसीजंस आर नॉट टेकन सोनली ऑन मिनिमाइजिंग पर यूनिट कॉस्ट। जो ट्रांसपोर्टेशन का सिलेक्शन है उसके डिसीजन अकेले नहीं लिए जाते कि हमें जो मिनिमाइज करनी है पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट की, इस बेसिस पे नहीं लिए जाते, बल्कि इसका एम क्या होता है कि जो टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उसे रिड्यूस किया जाए। टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि कंपनी जब रॉ मटेरियल मंगवाती है, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में जाता है, तो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में जाएगा तो उसके लिए तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, तो ये वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, उसके पास भी वो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन के मोड के थ्रू ही जाएंगी, और फिर उसके बाद कहाँ पहुँचता है, कस्टमर तक। तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन मोड के थ्रू। तो इन ट्रेनों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जितनी भी आती है इसको क्या करना होता है, टोटल रिड्यूस करना होता है। और ये डिसीज़न किस तरह से लिए जाते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस को ध्यान में रखते हुए और रेगुलरिटी ऑफ सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए इनको लिया जाता है। तो सबसे पहले आता है कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है। अब देखो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है। रिस्पॉन्सिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ रिएक्टिंग क्विकली एंड पॉजिटिवली। कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या एक ऐसी क्वालिटी है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हम जो कंपनी हो कितनी जल्दी रिएक्ट करती है किसी अगर कोई कस्टमर है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसे अपनी फीडबैक देनी है कंपनी को। वो अपनी फीडबैक क्या करता है, कंपनी को प्रोडक्ट के बारे में दे देता है कि प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। अब कंपनी उस फीडबैक पर कितना जल्दी काम करती है, कितनी जल्दी रिएक्ट करती है, वो रिस्पॉन्सिवनेस है। अब रिस्पॉन्सिवनेस अगर कंपनी जल्दी ही उस पर रिएक्ट करती है, फीडबैक को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर एक्शन लेती है, तो कंपनी क्या कर रही है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस हाई है। अगर कंपनी इस बात पर ध्यान नहीं देती, कस्टमर की फीडबैक को ध्यान में रखते हुए कोई काम नहीं कर रही है, जल्दी से एक्शन नहीं लेती, बहुत टाइम हो जाता है कस्टमर को बार बार अपनी फीडबैक देते हुए, लेकिन फिर भी कंपनी उस पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देती, तो रिस्पॉन्सिवनेस की हो जाती है, लेस हो जाती है। So if the company react quickly on customer feedback, it means responsiveness is high and vice versa. So time is an important factor for responsiveness. तो टाइम यहाँ पर क्या हुआ, इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। क्यों, क्योंकि टाइम में तो देखा जाएगा कि आज कस्टमर ने फीडबैक दी तो कंपनी कितने दिन बाद उस फीडबैक के ऊपर अपना रिस्पॉन्स दिखाएगी, कितनी जल्दी रिएक्ट करती है नहीं करती। तो ये सारा किसके ऊपर बेस्ड होता है, टाइम के ऊपर। तो टाइम अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिस्पॉन्सिवनेस में। इन टूडे सिनेरियो द कस्टमर डिमांड मेट विद द स्पेसिफाइड टाइम विच इंक्रीज द रिस्पॉन्सिवनेस। अगर आज के समय में कस्टमर की डिमांड टाइम के अंदर पूरी कर दी जाए तो वो क्या करती है, इंक्रीज करती है रिस्पॉन्सिवनेस को। अगर वो टाइम पे कस्टमर की डिमांड को मेट नहीं कर पाता तो रिस्पॉन्सिवनेस को क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब नेक्स्ट आता है रेगुलरिटी ऑफ सर्विस। सो रेगुलरिटी ऑफ सर्विस क्या है, फॉर एन इफेक्टिव सप्लाई चेन रेगुलरिटी ऑफ सर्विस इज एसेंशियल वाइल सिलेक्टिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो इफेक्टिव सप्लाई चेन है उसके लिए क्या है, रेगुलरिटी ऑफ सर्विस एसेंशियल है, तब हम मोड सिलेक्शन करते हैं किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मोड का। We know that the railway service is more certain and regular as compared to another mode of transport. हम जानते हैं कि देखो रेलवे सर्विस है वो मोर सर्टेन है, रेगुलर भी है और टाइम पे चलती है, टाइम पे ही आती है, एक शेड्यूल बना हुआ है। तो इसकी वजह से वो अपनी रेगुलर सर्विसेज क्या करती है, देती रहती है। इट इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन।
और ये ज़्यादातर इफ़ेक्ट भी नहीं होती बैड वेदर कंडीशंस की वजह से। लेकिन अगर हम दूसरे ट्रांसपोर्टेशन मोड को देखें तो वो क्या करते हैं, जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, ये इफेक्ट हो जाते हैं बैड वेदर कंडीशंस की वजह से, सच एज हैवी रेन, स्नो, फॉग एक्सेट्रा। और हमने देखा होगा कि हैवी रेन है तो क्या होता है कि एयर ट्रांसपोर्ट की जो भी एयर प्लेन की फ़्लाइट्स होती हैं वो क्या हो जाती है, डिले हो जाती हैं, नेक्स्ट डे की हो जाती है, उससे नेक्स्ट डे की हो जाती है, अकॉर्डिंग टू रेन की कितने दिन तक जो कंडीशन है, बैड वेदर कंडीशन है वो कितने दिन तक रहेगी, उसके अकॉर्डिंग वो क्या होती है, फ़्लाइट्स लेट भी हो सकती हैं। लेकिन जो हमारा रेल ट्रांसपोर्ट है वो अपनी रेगुलर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता रहता है। इसकी वजह से जो कंपनी है वो अपनी गुड्स और सर्विसेज को ज़्यादा ईजिली और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे कस्टमर तक पहुंचा सकती है। तो रेगुलरिटी ऑफ सर्विसेज भी क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तब हम सिलेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मोड को। अब आते हैं कि फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल चूजिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब कौन कौन से मोड है जो हमें ध्यान में, कंपनी को ध्यान में रखने चाहिए ट्रांसपोर्ट मोड का सिलेक्शन करती है। सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ सर्विस, सेकंड स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, सेफ्टी, नेचर ऑफ कमोडिटी, रेगुलरिटी ऑफ सर्विसेज एंड अदर कंसिडरेशंस। सो फैक्टर्स देखो, अब हम पढ़ते हैं एक एक करके, इनको डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट ऑफ सर्विसेज क्या है। देखो हमें पता है कि कोई भी प्रोडक्ट कंपनी भेजती है या कोई भी सर्विसेज देती है कस्टमर को तो उसके अंदर वो क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड कर देती है। तो हमें इसलिए क्या करना चाहिए, कंपनी को कॉस्ट ऑफ सर्विसेज का भी ध्यान रखना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एड्स टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स, सो इट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड। रेल ट्रांसपोर्ट इज चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। और किस लिए, देखो अब रेल ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर बहुत सारी गुड्स को हम एक समय पर ही क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर हैवी सामान है तो भी उसको, हैवी भी है और बहुत ज़्यादा सामान है तो उसको भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो रेल ट्रांसपोर्ट इज सूटेबल टू कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज वेयर टाइम इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, जहाँ पर टाइम इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। क्योंकि जो एयर ट्रांसपोर्ट मोड होता है हमने देखा था कि वो ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट। लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है एयर ट्रांसपोर्ट से। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर टाइम इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है तो हमें रेल ट्रांसपोर्ट का कंपनी को क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट कॉस्टली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कॉस्टली भी होता है एयर ट्रांसपोर्ट, क्यों, क्योंकि इसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस का लगा हुआ होता है। बट इज़ पर्टिकुलर सिचुएटेड फॉर कैरिंग पेरिशेबल लाइट एंड वैल्यूएबल गुड्स विच रिक्वायर क्विक डिलीवरी। और जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो किस लिए काम आता है, पेरिशेबल गुड्स के ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और ऐसी लाइट एंड वैल्यूएबल गुड्स जो जल्दी से जल्दी क्या करनी हो, मार्केट में पहुंचानी हो, डिलीवरी जल्दी से जल्दी करनी हो, तब क्या किया जाना चाहिए, कंपनी को एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमें अब जो कंपनी को ट्रांसपोर्ट की स्पीड भी चेक करनी चाहिए। पता है हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा फास्ट डिलीवरी करता है क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, सबसे ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट। सो एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द क्विकेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बट इट इज़ कॉस्टलीस्ट। लेकिन ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। वहीं अगर हम देखें मोटर ट्रांसपोर्ट इज़ क्विकर देन रेलवेज ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। और जो मोटर ट्रांसपोर्ट होती है वो क्विकर होती है रेल ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि लेकिन ये क्या कर सकती है, सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेज को ही कवर कर सकती है यहाँ पर। अगर लेकिन जो मोटर ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो सकते हैं, लेट भी हो सकते हैं, क्योंकि जो जैम है वो लग जाता है, ट्रैफिक जैम से लग जाते हैं या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो इसकी वजह से ये डिले हो सकते हैं। हाउएवर द स्पीड ऑफ रेलवेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इज मोर देन दैट अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट एयर ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो रेलवे की स्पीड होती है लॉन्ग डिस्टेंसेज में वो ज़्यादा होती है अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के कंपेरिजन में, बट एयर ट्रांसपोर्ट से कम ही रहती है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज स्लो एंड इट इज़ सूटेबल वेयर टाइम इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बहुत स्लो होता है और इसलिए ये तब वहीं सूटेबल रहता है जहाँ पर टाइम क्या हो, इम्पोर्टेंट फैक्टर ना हो। नेक्स्ट आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी। अब जब हम बात करें, हमने किसकी बात की, स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट की, कि ट्रांसपोर्ट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। और किसकी बात की थी अभी हमने, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज की। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कंपनी को, तब वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन मोड को सिलेक्ट
कर रही है। अब आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? रेलवेज, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट आर इनफ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं, ऑपरेट देयर सर्विसेज ऑन अ फिक्स्ड रूट्स। ये फिक्स्ड रूट्स पर ही अपनी सर्विसेज को ऑपरेट करते हैं और प्री प्लान्ड शेड्यूल बना हुआ होता है इनका। लेकिन जो मोटर ट्रांसपोर्ट है वो क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल रूट्स प्रोवाइड करवाते हैं। हमें जब भी उनकी नीड पड़ती है हम उसी टाइम बुकिंग करवा करके मोटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं और इट कैन ऑपरेट एट एनी टाइम, और ये किसी भी समय पर हमें मिल सकते हैं और अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी के नेचर को भी ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखना चाहिए तब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या किया जा रहा हो, सिलेक्शन किया जा रहा हो। तो ये भी अपना एक मेन रोल प्ले करते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग चीप, बल्क एंड हैवी गुड्स। जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो क्या करता है? सूटेबल रहता है कहाँ पर? जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो, गुड्स हो और बहुत हैवी गुड्स हो और उनको बहुत दूर पहुंचाना हो, तो रेल ट्रांसपोर्ट अपना क्या करता है? मेन रोल प्ले करता है। आता है रेगुलरिटी ऑफ सर्विसेज। सो रेगुलरिटी ऑफ सर्विसेज मैंने आपको पीछे बताया कि रेगुलरिटी ऑफ सर्विसेज में हमारा जो रेलवे सर्विस है वो ज़्यादा सर्टेन होती है, यूनिफॉर्म होती है एंड रेगुलर होती है एज़ कम्पेयर टू अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ये ज़्यादा बैड वेदर कंडीशंस की वजह से भी अफेक्ट नहीं होती हैं। एंड रेगुलरली गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड विदाउट एनी हिंड्रेंस। और गुड्स को भी रेगुलरली ट्रांसपोर्ट किया जाता है बिना किसी बाधा के। ऑन दी अदर हैंड मोटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट इज मच अफेक्टेड बाय बैड वेदर कंडीशन। और वहीं दूसरी ओर क्या होता है कि एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और ज़्यादातर इफेक्ट हो जाते हैं बैड वेदर कंडीशंस की वजह से। नेक्स्ट आता है सेफ्टी। अब जो सेफ्टी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट आल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ द सूटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हमने ये पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट में जो है वो गुड्स की जाती है, हैवी गुड्स हो, बल्कि गुड्स हो तो हमें रेलवे ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जानी है गुड्स, लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रांसपोर्ट करनी है, अगर वो शॉर्ट डिस्टेंसेस पे करनी हो तो मोटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज पेरिशेबल नेचर की हो तो हमें कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए? एयर ट्रांसपोर्ट का। लेकिन हमने किसी में भी सेफ्टी की बात नहीं की कि गुड्स की सेफ्टी किस में ज़्यादा हाई होगी। सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गुड्स इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस दी चॉइस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो मोटर ट्रांसपोर्ट में भी प्रेफर टू रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो इसलिए क्या किया जाता है? मोटर ट्रांसपोर्ट को प्रेफर किया जाता है रेलवे ट्रांसपोर्ट की बजाय, क्योंकि जो लॉसेज हैं वो कम होते हैं मोटर में। मोटर ट्रांसपोर्ट के अंदर जो लॉसेज हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं एज कम्पेयर टू रेलवे ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आता है अदर कंसिडरेशंस इन नंबर ऑफ स्पेशल सर्विसेज सच एज वेयर हाउसिंग, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एंड ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो हमें क्या करना चाहिए? अदर कंसिडरेशन जैसे कि वेयर हाउसिंग कैसी कहाँ होगी, पैकिंग कहाँ होगी, कैसी होगी, लोडिंग, अनलोडिंग, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए तब ट्रांसपोर्टेशन मोड का क्या हो रहा हो? सिलेक्शन हो रहा हो। सो एक बार ऊपर से फिर से बता देती हूँ ऊपर से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ट्रांसपोर्टेशन मोड का सिलेक्शन हमें किन बेसिस पे करना चाहिए। दो बेसिस पे, रिस्पॉन्सिवनेस और रेगुलरिटी ऑफ सर्विसेज। रिस्पॉन्सिवनेस होता है कि कंपनी कितनी जल्दी अपनी कस्टमर की फीडबैक पर रिएक्ट करती है। अगर वो जल्दी रिएक्ट करती है तो उस रिस्पॉन्सिवनेस हाई होती है, अदरवाइज लो होती है। रेगुलरिटी ऑफ सर्विसेज, जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है उसकी रेगुलरिटी ऑफ सर्विसेज हाई होती है, बाकी की लो होती है। तो रेगुलरिटी ऑफ सर्विसेज में रेलवे ट्रांसपोर्ट इज बेटर। और कौन कौन से फैक्टर सेलेक्ट करने चाहिए? कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, सेफ्टी, नेचर ऑफ कमोडिटी, रेगुलरिटी ऑफ सर्विसेज एंड अदर कंसिडरेशन। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट मोड का सिलेक्शन किया जाता है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।